आई एम राज शर्मा, वेलकम टू चैनल। आज से हम आपका स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या करना, सबसे पहले आप लेक्चर्स को पहले कंप्लीट कर लेना, देन आफ्टर आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स भी आपका इसी में कवर हो जाएगा पूरा लेक्चर्स में ही। ओके, तो एकाएक पहले बुक नहीं पढ़ना, सबसे पहले लेक्चर पढ़ लोगे, देन आप नोट्स कंप्लीट करके देन बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। देखिए चैप्टर क्या है आपका फर्स्ट, इट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मीन्स आपको यहाँ पर दो बातें पढ़नी है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो सबसे पहला टर्म है आपका केमिकल रिएक्शन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखिए इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के बाद नया सब्सटेंस बने, पहले जैसा सेम नहीं। दैट मीन्स रिएक्शन हुआ, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ था, जो भी सब्सटेंस जो प्रोडक्ट में बना, उस दोनों का प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या होगा, प्रोडक्ट वाला का इंटायरली डिफरेंट, ठीक है। अब फिर क्या है नेक्स्ट, इसमें दो बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखोगे आप कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ओके, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ टेक्स प्लेस एंड एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर। मतलब एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होता है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें रिएक्टेंट दो टर्म्स आता है, पहला रिएक्टेंट एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए रिएक्टेंट्स वो होते हैं दो सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है आपका, उसमें जो लेफ्ट में होगा दे विल बी कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स, और जो राइट में प्रेजेंट है वो होगा आपका प्रोडक्ट। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, चलिए। अब देखो यहाँ पे पहला, सबसे पहले ये हाइड्रोजन का रिएक्शन कर रहे हैं हम, जानते भी होंगे, पहले ही पढ़े होंगे आप लोग। हाइड्रोजन रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन, तो ये फॉर्म करता है वाटर। तो यहाँ पे ये जो दोनों है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट्स, एंड इट इज़ व्हाट, वाटर आपका क्या हो गया, इट इज़ प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन ऑफ जिंक विथ हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करेगा जिंक क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन। ये क्या है आपका, जिंक है, जिंक का रिएक्शन किए हम हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों हम लोग कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे ये जो है ये दोनों क्या हो गया आपका, लेफ्ट वाला लेफ्ट में है, दैट मीन्स रिएक्टेंट, और राइट में आपका देखिए क्या बना है, इट इज जिंक क्लोराइड। ओके, और ये बना आपका हाइड्रोजन, और ये दोनों यहाँ पे आपका क्या हो, राइट में है, तो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द गिवन रिएक्शन। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट। अब एक इम्पॉर्टेंट, ये रिएक्शन जो है आपका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपका बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज, इसको अच्छे से याद कर लेना। अब है क्या, अब यहाँ पे बर्निंग का मतलब यहाँ केमिस्ट्री में ये नहीं है जो मतलब माचिस लिया आग लगा दे, नो। बर्निंग मीन्स देयर इज ए सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस होगा तभी कोई चीज़ बर्न होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम जो है आपका रिबन के फॉर्म में होता है सॉलिड। ओके, इसको हम लोग एयर में डिस्पोज करते हैं आफ्टर क्लीनिंग विथ सैंड पेपर।
तो फिर ये बर्न करता है वाइट डैजलिंग फ्लेम, उसमें लाइट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, सो इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर आइज ऑल्सो, हमारे आई के लिए भी हार्मफुल है। तो रिएक्शन देखो इसका सबसे पहले क्या है, मैग्नीशियम आपका ये रहा, मैग्नीशियम, और ये है आपका ऑक्सीजन, बर्न किए तो वाइट पाउडर के फॉर्म में ये आपका बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये बनता है वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है और इनिशियल रिबन में। अब क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है दैट बिफोर बर्निंग वाई मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन, बर्न करने से पहले हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन ही आपका पूछेगा। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन आपका गिवन है, ये क्वेश्चन हो गया। तब उसका कहानी क्या है सो सुनो, मैग्नीशियम रिबन जो पहले से रहता है उस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। ओके, मीन्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, सो टू रिमूव दैट लेयर वी क्लीन इट विथ सैंड पेपर, उसको हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आंसर देखिएगा, आंसर में आपको ये लिखनी है बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर इट इज़ क्लीन बाय रबिंग विथ अ सैंड पेपर। ठीक है, क्यों करते हैं, तो टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन का सरफेस है और इस सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन गया, अब इसको हम लोग सैंड पेपर से रब करके हटाते हैं। क्यों हटाते हैं भाई, ताकि जो बर्न करोगे तो बर्न अच्छे से हो, ठीक है, रिएक्शन अच्छे से हो, हम लोग लाइट अच्छे से एब्जॉर्व कर सकें। ओके, तो और यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ डैजलिंग वाइट फ्लेम, अभी मैंने बताया डैजलिंग वाइट फ्लेम से बर्न करता है वाइट कलर का, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, वेरी ब्राइट एंड हार्मफुल फॉर आवर आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा क्या है इंटेंसिटी में। ओके, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर हम लोग कहें अगर व्हेन केमिकल रिएक्शन अकर, कैसे पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। ओके, इसमें देखिए सबसे पहले आता है चेंज इन स्टेट, स्टेट में अगर चेंज होगा तो एग्जाम्पल से समझो, दैट इज द कंबशन रिएक्शन ऑफ, कंबशन रिएक्शन मतलब बर्न कर रहे हो आप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैंडल वैक्स, कैंडल वैक्स को हम बर्न करते हैं इन विच देयर इज कन्वर्जन। अब इसमें होता क्या है सो देखिए, वैक्स जो रहता है आपका वो किसके फॉर्म में रहता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, वैक्स कन्वर्ट हुआ आपका किसके फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, रूम टेम्परेचर पे जो क्या होता है लिक्विड, देन आफ्टर इसके साथ साथ वाटर के बाद क्या निकला आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस पूरे कहानी में क्या होता है, चेंज इन स्टेट में जो वैक्स है देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेज में कन्वर्जन होता है। कैसे, तो वैक्स क्या होता है आपका, वैक्स इज सॉलिड, अब इससे जो कंबशन के बाद वाटर मिला वो आपका क्या होता है लिक्विड। अब वाटर के बारे में आप लोग रूम टेम्परेचर यहाँ लगाना जरूरी इसलिए था, एट रूम टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस क्या है, जो कि गैस। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, वाटर में हम लोग रूम टेम्परेचर से लगाएं दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 100 इसका बॉइलिंग पॉइंट है, उससे ऊपर जाओ तो गैस में जाएगा ये, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, 0 जाओगे या उससे कम माइनस में तो ये हो जाएगा आपका सॉलिड के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट आता है आपका चेंज इन स्टेट, हो ही गया। अब आता है चेंज इन कलर, और कलर में चेंज हो रहा है दैट मीन्स देयर इज अ केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन। अब इसका एग्जांपल देखिए, सिट्रिक एसिड फॉर्मूला C6H8O7, ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। पोटेशियम परमैंगनेट लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका सॉल्यूशन होता है पर्पल कलर का होता है वो, तो इसमें हम रिएक्शन करवाएंगे सिट्रिक एसिड के साथ। मतलब आपने क्या किया, सिट्रिक एसिड में क्या मिला दिया, या रिएक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो
अगर हम इसको रिएक्शन करते हैं C6H8O7 और KMnO4 को, तो इसका जो पर्पल कलर का जो अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस ऑफ पर्पल कलर दैट्स फेड्स अवे, डिसअपीयर हो जाता है रिएक्शन के बाद। तो देखो यहाँ पर वही है, देन द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डिसअपीयर्स व्हिच इट बिकम्स कलरलेस। इसका मतलब क्या, ये जो पर्पल कलर है रिएक्शन के बाद डिसअपीयर्स, ठीक है, ये पर्पल कलर इसका खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिला प्रूफ आपको, कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसके वजह से, ड्यू टू चेंज इन कलर। इससे पहले क्या था, देयर वाज अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू चेंज इन स्टेट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस होना चाहिए, हो रहा है अगर तो केमिकल रिएक्शन आपका होगा। कैसे एग्जाम्पल, जिंक का रिएक्शन हमने करवाया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक के साथ, ध्यान से देखो, रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन हाइड्रोजन गैस इज रिवॉल्व। तो आपका जो हाइड्रोजन गैस होता है वो मिलता है इस रिएक्शन में। जैसे देखिए यहाँ पे जिंक है, ये रहा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपका बन गया जिंक सल्फेट, ठीक है, और ये रहा आपका हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। मतलब इस रिएक्शन में आपका केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें कि क्या था, देयर वाज इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्लियर। और नेक्स्ट आता है देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब ध्यान से देखो इसका, इसमें हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब हुआ आपका जो रिएक्शन का टेम्परेचर में चेंज आना चाहिए, ठीक है। और जैसे देखिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं, इसका कॉमन नेम है क्विकलाइम, याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विकलाइम बोलते हैं, दैट इज़ कॉमन नेम। और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट इज़ वाटर, जानते ही हो। इसका रिएक्शन बनता है प्रोडक्ट में आपका क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ एन एक्वस फॉर्म। और स्लेट लाइम इसका है कॉमन नेम, और इसके साथ होता है हीट, ओके। अब इसका नाम मैं लिख देता हूँ, देखो ये जो है इसका क्या है, कॉमन नेम, और इसका मेन IUPAC नेम है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका था IUPAC नेम। सिमिलरली इसका ये कॉमन नेम है, और IUPAC नेम है आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। उसके साथ रिलीज होता है हीट। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ जो हीट है आपको, तो हीट को हम लोग बहुत तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हीट लिखा रहेगा, या फिर मान लो सिर्फ ये सिंबल दे दिया जाता है ट्रायंगल का, या फिर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्लस में एनर्जी होगा, ठीक है, एनर्जी होगा। तो इतने फॉर्म्स हम लोग लिख सकते हैं, ओके। तो ये था पूरा कहानी आपका, जो कोई भी इक्वेशन केमिकल रिएक्शन होगा तो इक्वेशन, अब यहाँ देखिए केमिकल रिएक्शन होने के लिए सबसे पहला था जब चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। इतना आपको पढ़ना था, इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए टॉपिक क्या है, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने बात कर लिया, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कब पता चलेगा केमिकल रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन? तो कोई भी इसका डेफिनेशन देखो पहले, एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिम्बॉल्स एंड फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड ए केमिकल इक्वेशन। मतलब कोई भी आपका ऐसा इक्वेशन जो क्या रिप्रेजेंट करता है केमिकल चेंज, मीन्स ऐसा इक्वेशन होगा
दैट्स रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज, किसके टर्म में होगा आपका, इन द फॉर्म ऑफ आइदर इन टर्म्स ऑफ सिम्बॉल्स एंड इन देयर फॉर्मूले। सिंबल एंड फॉर्मूले इसलिए यहाँ पे बात आया, अगर आप लोग मान लो सिंगल एलिमेंट लिखते हो, मीन्स इफ़ यू राइट एन सिंगल एलिमेंट, जैसे मान लो हाइड्रोजन हुआ, जिंक का रिएक्शन हुआ, या फिर सिंपल सा मैग्नीशियम का रिएक्शन लेते हैं, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिंबल या फिर फॉर्मूले। किसी किसी में हम लोग इससे पहले मान लो रिएक्शन करवाए थे, यही रिएक्शन देखो फॉर्मूला हो गया ये ऑक्सीजन का, इट इज़ नॉट द सिंबल। तो यहाँ पर सिंबल फॉर्मूला दोनों इसलिए आता है ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। दो ही चीज़ होगा केमिकल इक्वेशन है आपका, लेफ्ट वाला होगा क्या रिएक्टेंट्स और राइट वाले क्या होंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलो डेफिनेशन क्लियर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। चलो नेक्स्ट, अब क्या है कि केमिकल इक्वेशन मेनली आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनदर इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का दूसरा नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो वन बाय वन देखते हैं। चलिए सबसे पहला फर्स्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाम से क्लियर हो रहा होगा, बैलेंस होने का मतलब है दोनों तरफ सेम कॉमन। अगर बात करें तो आप डिफाइन कैसे करोगे, द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ atoms of each element on reactant and product sides are equal is called a balanced chemical equation। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, जैसे मैंने यही ले रखा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखा, हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो ये बना आपका वाट। इसका कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हर एलिमेंट का जितने एटम्स हैं वो इक्वल अगर होगा, तो इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये तो नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में, हम लोग इसको मास के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ मास वी कैन डिफाइन इट एज अ केमिकल इक्वेशन हैविंग इक्वल मासेस ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मास के टर्म में अगर देखोगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ अगर मास आपका इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स केमिकल इक्वेशन आपका क्या है, बैलेंस्ड है। तो देखो कैसे, इन टर्म्स ऑफ पहले आते हैं नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन का सेम है ना। अब यहाँ देखिए हाफ इंटू ऑक्सीजन का है 2, 2 यहाँ कैंसिल, तो कितना आ गया 1। यहाँ ऑक्सीजन कितना आ गया 1, और यहाँ पहले से ऑक्सीजन कितना है। अब ध्यान से देखो, 2 हाइड्रोजन यहाँ लेफ्ट में भी, 2 हाइड्रोजन राइट में भी, ऑक्सीजन एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है उसका, ऑक्सीजन का, दोनों को क्या है, सेम है। इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन क्या है आपका, बैलेंस। नाउ इन टर्म्स ऑफ मास, अब इन टर्म्स ऑफ मास देखो सेम इक्वेशन ले रहा, हाइड्रोजन का रिएक्शन कर रहे हो आप ऑक्सीजन के साथ, तो मिला H2। हाइड्रोजन का होता है मास 1, 2 इंटू 1, तो इसका आ गया 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो गया 16 इंटू 2, ये आ गया 32, तो ये आ गया 2 + 32, टोटल मास इज 34। अब यहाँ पे देखिए उससे सिंपल तरीका, हाइड्रोजन है 2, एक का मास होता 1, प्लस हाफ है यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 16 है, कितने ऑक्सीजन है 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 कैंसिल, यहाँ मिला 2 + 1 इंटू 16, तो ये आ गया 2 + 16 दैट इज़ व्हाट, लेफ्ट में आ रहा है आपका 18। अब राइट में ही 2 हाइड्रोजन है, एक का मास 1, फिर ऑक्सीजन कितना है 1,
तो 2 + 16 इट इज़ 18। दोनों तरफ देखो 18 मास आ रहा है। इसका मतलब मास है दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल। दैट मीन्स व्हाट, दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। दोनों नाम में से कोई भी आपसे लिखा रहे तो इसका मतलब समझ लेना, दैट मीन्स इट इज़ अनबैलेंस्ड और आइदर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये इसका जस्ट क्या है, अपोजिट। इन दिस केस डिफाइन देख लीजिए, अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर नॉट इक्वल। जो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, यहाँ नंबर ऑफ एटम्स क्या था, दोनों तरफ सेम, रिएक्टेंट साइड में भी प्रोडक्ट साइड में भी। बट इस केस में नंबर ऑफ एटम्स जो है आपका रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में ये हो जाएगा आपका अनइक्वल। अब देखो कैसे, तो उस केस में कहेंगे इसको हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। या फिर मास के टर्म में जैसे यहाँ पर डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन करोगे, तो केमिकल इक्वेशन हैविंग अनइक्वल मासेस इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, उसका जस्ट अपोजिट। दैट मीन्स ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी दोनों तरफ मासेस क्या है, डिफरेंट। इफ द मासेस आर डिफरेंट ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड देन इट विल बी कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो यही रिएक्शन ले रखा वाटर का, तो इसमें अभी देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 2 है एटम, और इस साइड में हाइड्रोजन का कितना है, 2 और ऑक्सीजन का कितना है। अब एक बात यहाँ गौर से देखना, हाइड्रोजन तो आपका क्या है, सेम, 2 इधर भी 2 इधर भी, बट ऑक्सीजन इज डिफरेंट, ऑक्सीजन अलग है। दैट मीन्स ये आपका क्या है, अनबैलेंस्ड, मीन्स इट इज़ नॉट बैलेंस, ये हो गया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। या फिर इन टर्म्स ऑफ मास अगर मैं देखूँ, अगर सिंपल ऐसा लिखा है H2 + O2, ये आपको फॉर्म करेगा H2। तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो एक का मास हो गया 2 प्लस, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, इट विल बी 16 × 2, ये हो गया 32। अब यहाँ पे 32 और 2 का सम कितना हो गया, इट इज़ 34। तो आपका 34 आया LHS मीन्स विद ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड में, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ये आपका हो गया 2 + 16। अब ध्यान से देखो, रिएक्टेंट साइड में मास आ रहा है 34, प्रोडक्ट साइड में मास आ रहा है 18, ऑन द बोथ साइड मासेस आर डिफरेंट। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी क्या है आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब समझे, अनबैलेंस्ड कब होगा। तो आई होप आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग 2 तरह से डिफाइन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आइदर ऑन रिएक्टेंट साइड और ऑन प्रोडक्ट साइड। अब देखो नेक्स्ट आता है, ये खत्म। नेक्स्ट इज राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हम लोग किस तरह से लिखते हैं, तो लिखने के बेसिकली कौन कौन से तरीके हैं, सिंपल सा। तो पहले क्या था, हम लोग सेंटेंस में लिखा करते थे, फिर जनरली उस सेंटेंस को हम लोग वर्ड में लिखना स्टार्ट किए। तो बेसिकली 2 होता है, फर्स्ट इज वर्ड इक्वेशन। वर्ड्स में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला ना लिख के वर्ड्स उसका लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक समय एग्जांपल मैंने लिया था, इसी को मैं लिखूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, मान लो इसी को अगर लिखें, हाइड्रोजन के साथ अगर आप ऑक्सीजन लेते हो, ये आपको फॉर्म करेगा, ये वर्ड इक्वेशन हो गया। मीन्स वी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ वर्ड।
या फिर मान लो और लिखना चाहोगे, एक और एग्जाम्पल देख लो मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर हम करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये मिलता है हमें मैग्नीशियम। वर्ड्स अगर हम यूज़ करते हैं तो इसलिए नाम पड़ा वर्ड इक्वेशन, सिंस वी आर यूजिंग द वर्ड्स ऑफ द एलिमेंट और अदर ऑफ द कंपाउंड्स। या वर्ड यूज़ करते हैं इसलिए नाम पड़ा वर्ड इक्वेशन। उसका नेक्स्ट है फॉर्मूला इक्वेशन या फिर राइटिंग इक्वेशन विथ सिम्बॉल्स। मतलब फॉर्मूला आप लिखो या फिर उसके सिम्बॉल से लिखो। फॉर्मूला मतलब कंपाउंड के फॉर्म में होगा, सिंबल मतलब सिंगल एलिमेंट है तो उसके फॉर्म में होगा। अब इसी को देखिए लिख रहे हैं सेम एग्जाम्पल को वर्ड में। तो पहला लिया था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, तो वाटर का क्या होता है फॉर्मूला, समझ गए। तो आ गया। दूसरा यही मैग्नीशियम वाला, तो इसी के नीचे लिख दो मैग्नीशियम का सिंबल। इसलिए मैंने बात किया था इन द फॉर्म ऑफ सिंबल या फिर फॉर्मूला। फॉर्मूला ये रहा, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, मैग्नीशियम एलिमेंट का सिंबल होता है, ऑक्सीजन का होता है O2, तो ये रिएक्शन करने के बाद बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये समझ गए। ये था आपका कहानी केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन कितने तरह के होते हैं, एंड ऑल्सो केमिकल इक्वेशन हम लोग कितने तरह से लिखते हैं। और भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें हम लोग सिम्बॉल्स ऐड करते हैं एक्वस के लिए, लिक्विड के लिए, गैसेस के लिए, सॉलिड स्टेट्स के लिए, और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए तो लोग डिस्कस करेंगे। इसको नोट करिए पहले, ओके। हाँ जी, नोट कर लिए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। मतलब केमिकल इक्वेशंस को आप कैसे बैलेंस करोगे, ठीक है। चलिए सब क्या है देखिए, मोस्ट ऑफ द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड जनरली बाय अप्लाइंग फॉलोइंग। मतलब जनरली हम लोग है, कोई एग्जैक्ट आपका 100% मेथड नहीं, जनरल मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए, आप बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहला हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज़ करते हैं, मीन्स वी सॉल्व इट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड एंड जनरली बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। जो अनबैलेंस्ड है उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका, इफ़ एनी एलिमेंट्री गैस अपीयर्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स चेंज इट्स टू, ठीक है, एटॉमिक स्टेट, ठीक है, चेंज इट टू इट्स एटॉमिक स्टेट बिफोर बैलेंसिंग एंड कन्वर्ट इट इन टू मॉलिकुलर फॉर्म आफ्टर बैलेंसिंग। अब यहाँ ये मतलब क्या हुआ, कोई भी मान लो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है, स्टेप बाय एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए यही है आपका, सबसे पहले इसमें गैस अपीयर अगर होता है तो मीन्स इफ देयर इज अपीयरेंस ऑफ एनी गैस, तो यहाँ देखो हाइड्रोजन गैस आ रहा, तो इसको यूज़ करेंगे। तो इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 में आप क्या करोगे, आयरन है तो आयरन का रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर यहाँ स्टेम के फॉर्म में है, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो आप यहाँ पर देखिए तो बनता है मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4 और बनता है प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ तक यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तब इसमें क्या करना है आपको, अगर गैस इवॉल्व हो रहा है तो या फिर वो रिएक्टेंट साइड में हो या फिर प्रोडक्ट साइड में। जैसे इसमें देखिए दोनों अलग अलग एग्जांपल मैंने ले रखा, इसमें कहाँ पे है हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड एंड हेयर ऑक्सीजन गैस है जो किसके साइड में है, रिएक्टेंट साइड में। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो रिएक्शन लिखोगे सिमिलरली, उसके बाद क्या करनी है, नेक्स्ट स्टेप जो गैस है ये सब बाकी सेम रहेगा, Fe भी सेम रहेगा, H2O भी सेम रहेगा, Fe3O4 भी सेम रहेगा, बस गैस के फॉर्म में जो था इसको एटॉमिक सिंबल के फॉर्म में लिख दो। H2 था, H कर दिया, इसका मतलब यही हुआ इनटू इट्स एटॉमिक स्टेट बिफोर बैलेंसिंग, ठीक है।
बैलेंस करने के पहले, और फिर लास्ट में इसको क्या करना है, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में कर देना है आफ्टर बैलेंसिंग। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है आपका, आप बैलेंस करना है हमको Fe को। तो अब Fe कितने हैं आपके 3, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, Fe आपका देखिए तो ये हो जाएगा थ्राइस प्लस, अब H2O यहाँ पे जो है अब यहाँ ऑक्सीजन, अब यहाँ Fe आयरन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो 3 है, 3 हो गया, ऑक्सीजन 4, तो यहाँ ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ Fe3 सेम रहेगा और प्लस ये H को आप यहाँ पे, अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 2 8 हो गया H, यहाँ पे आप हाइड्रोजन कितने हो गए 8 आइटम्स, यहाँ तक आ गया। अब फाइनल स्टेप में क्या करना, हाइड्रोजन तो एक्चुअल में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फाइनल स्टेप में वी विल चेंज इट, जैसे मान 3 Fe वही है 4 टाइम्स ऑफ H2O और Fe3O4, और हाइड्रोजन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है H2 के फॉर्म में, तो 8 हाइड्रोजन आपके पास टोटल आया, तो क्या कर दोगे 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4 2 8, तो ये जो है आपका फाइनल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस्ड। ये था गैस रिलीज होता है उसके लिए। तो ये जो स्टेटमेंट था आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म कन्वर्ट करना है बैलेंसिंग के बाद, इसका मीनिंग ये हुआ, मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मॉलिक्यूलर फॉर्म द हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन H2 का फॉर्म एग्जिस्ट करता है आपका। नेक्स्ट देखिए सेकंड स्टेप, द फॉर्मूला विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेलेक्टेड फर्स्ट। आप जिस वो फॉर्मूला आपको लेना है, जैसे इसको मैंने बैलेंस किया, सबसे पहले सेलेक्ट उसको करना है जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा, मीन्स सेलेक्ट दैट फॉर्मूला इन विच देयर इज मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट। उसके बाद एंड एटम्स प्रेजेंट इन आर बैलेंस्ड, तो इसी को हम पहले लिए थे और देखेंगे कितने एटम्स किसका है, 3 था, इसको बैलेंस किए, 4 ऑक्सीजन उसको बैलेंस किए पहले, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट इज इफ़ अबव मेथड फेल्स, ये मान लो फेल हो गया, ये काम नहीं करा गैस वेस वाला, तो क्या करनी है, देन बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट्स विच अपीयर्स मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अब क्या करना, जनरली अगर आपको मान लो वो सब नहीं आ रहा समझ में, छोड़ दो, तो क्या करना, बैलेंस उसको करना है विच, अब किसको बैलेंस करोगे, तो एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के एटम को जो सबसे कम बार अपीयर हुआ है ऑन द बोथ साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, मीन्स एटम्स विच अपीयर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आर बैलेंस इन द लास्ट। मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन आपका गिवन है, बैलेंस करनी है, तो सबसे कम बार जो आया है, कम अपीयर हुआ है, उसको पहले बैलेंस करना है, और जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स उसको बाद में करनी है। अगर मान लो इन शॉर्ट यही था, इसको अगर करोगे सिंपली डायरेक्ट क्लियर करना होगा, Fe था और H2O था, बना था Fe3O4 और प्लस ऑफ, अब देखिए सबसे कम बार कौन आया है यहाँ पे, कम Fe, यहाँ Fe कितने हैं 3, यहाँ भी 3 लगा देंगे। ठीक है, छोटा वाला को पकड़ेंगे पहले, छोटू को पहले खाना खिला देंगे, फिर देंगे बड़े के पास। 3 Fe हो गया, Fe बैलेंस। यहाँ पे वैसे ऑक्सीजन है आपका 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 इक्वल करने के लिए 4 कर दिए, ऑक्सीजन का खेल खत्म। अब यहाँ देखिए बच गया लास्ट में हाइड्रोजन भैया, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे टोटल अपने पास, 4 2 8, यहाँ आपके पास 2 है, तो ऑलरेडी क्या करोगे, देखो वही मिला 3 4, फिर यहाँ 4। ये जनरल है, ये थर्ड वाला, ये आपका जनरल है, ये आप हर जगह यूज़ कर सकते हो।
ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। अब लास्ट स्टेप है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये, जो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है ड्यूरिंग बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर आप बैलेंस कर रहे हो तो अपने मन से किसी भी एलिमेंट का केमिकल फार्मूला चेंज नहीं कर देना, ठीक है। द केमिकल फार्मूला ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट शुड नॉट बी चेंज। जैसे मान लो एग्जाम्पल बता रहा, आपने लिखा वाटर का रिएक्शन ले लीजिए, ऑक्सीजन का ये बन रहा है H2O। अब बैलेंस करने के लिए मन नहीं भरा, भाई यहाँ पे O2 है तो यहाँ O को ही हटा दिए तो हो गया ना H2 + O H2O बैलेंस। तो ये भैया गलत है, इट इज़ नॉट द करेक्ट मेथड, क्लियर। तो ये आपको यूज़ नहीं करनी है, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। अब इसी में क्या है, यही रिएक्शन था आपका, जैसे मान लीजिए तो Fe था प्लस H2O था और यहाँ पे हो गया Fe3O4 था, H2 था। अब हम क्या करेंगे, कहेंगे Fe बैलेंस नहीं है, यहाँ से 3 हटा दिए, 3 नहीं लिखना है। अच्छा O4 है तो O4 ला दिए यहाँ पे, ज़बरदस्ती यहाँ पे आपको इसका केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में केमिकल फॉर्मूला शुड नॉट बी चेंज्ड, केमिकल फॉर्मूला शुड नॉट बी चेंज्ड, अदरवाइज क्या होगा, रिएक्शन इस केस में आपका रिएक्शन हो जाएगा गलत, क्लियर। तो आपको एलिमेंट्स मतलब जो भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे इसके बगल में यहाँ पे मीन्स ऑन द लेफ्ट साइड, इस जगह पे आपको जो भी कोफिशिएंट देनी है यहाँ पे देनी है। केमिकल फॉर्मूला किसी का ज़बरदस्ती चेंज नहीं करना है, समझ गए बात। ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और ये तो जनरल फॉर्मूला आपका ही समय लगेगा ये वाला, क्लियर। इसको ज़रा नोट करो, इसको यहाँ पे इसको छोटे बच गया एक, हाँ नोट किया, चलिए इरेज कर। अब एक एग्जांपल इसको भी देख लेते हैं। अब थोड़ा देखिए क्या है, सबसे पहले एसिटाइलिन का रिएक्शन हम कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वर्ड में गिवन है। तो जनरली बैलेंसिंग वाले इक्वेशन में हो सकता है आपको वर्ड में ही जनरली मिलेंगे, वर्ड में दिया रहेगा, उसको बैलेंस करोगे फार्मूला के साथ, या फिर मान लो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है तो उसमें आपको फार्मूला दे देगा, फिर आपको क्या करनी है वर्ड में सॉल्व करना। चलिए, एसिटाइलिन का फार्मूला होता है आपका C2H2, ये आपका पहला स्टेप लिखोगे तो लिख सकते हो, स्टेप वाइज बताया तो अच्छा लगेगा। स्टेप 1, सबसे पहले इसका फॉर्मूला तो C2 होता है, H2 रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ, बना CO2 और साथ में वाटर भाई साहब। अब देखिए गैस यहाँ पे कौन रिलीज हुआ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप क्या करोगे स्टेप 2 में, ठीक है, तो वो करोगे। अब C2H2 सेम रहेगा, अब ये O हो जाएगा, इधर भी ये क्या रहेगा और ये क्या रहेगा H2। गैस है फिर उसको एटॉमिक फॉर्म में हम लिख दिए, एटम के फॉर्म में होगा, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, स्टेप 3। इसमें क्या करेंगे, C2H2 वही रहेगा, ऑक्सीजन वही रहेगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे C2H2 है वो है, CO2 में यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे CO2 के बगल में क्या लग जाएगा 2, और H2O क्या है आपका वही सेम रहेगा, क्लियर यहाँ तक। और नेक्स्ट स्टेप 4 में, देखिए आपका C2H2 सेम रहेगा। अब ऑक्सीजन अपने पास कितना हुआ अब तक 4 यहाँ पे, एक यहाँ 5 ऑक्सीजन है, तो अपने पास आ गया 5 ऑक्सीजन, इधर भी कर दिए, ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस
लेकिन इस ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म आपका O2 होता है। तो यहाँ O2 अगर होगा तो 5 2 सा, यहाँ देखो अगर O2 लोगे 5 2 सा 10 हो गया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई इसको करना है। अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सारे के सारे भी क्या होंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो स्टेप 5 में आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, यू विल गेट 2 ऑफ C2H2 प्लस, अब ये 5 2 सा, यहाँ पे आप देखो 5 यहाँ आ गया O2, ये हो गया 2 2 जा 4, ये हो गया 2 ऑफ H2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 से यहाँ सब मल्टीप्लाई हुआ है, फिर से देखो 2 से क्लियर, 5 2 जा 10, क्योंकि ऑक्सीजन का हमको स्टेबल फॉर्म में लिखना था। ये फर्स्ट स्टेप देखिए, बैलेंसिंग के पहले एटॉमिक स्टेट में लिखना है एंड आफ्टर बैलेंसिंग मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2 किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपका, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O2। तो O2 के फॉर्म में लिखोगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 2 से मल्टीप्लाई किए थे सबको, एक ही को मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ देना। इफ़ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देन उस नंबर से आपको सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करनी है, और ये हो गया 2 ऑफ H2। ठीक है, अब देखिए तो ये सब पूरा कहानी किसका, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंस करोगे, और भी इक्वेशन आपको गिवन है, NCERT में गिवन होगा, प्रैक्टिस करना उससे। बेसिकली 4, पहला दूसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए था। मेन आपका स्टेप ये है कि सबसे जो एलिमेंट है आपका मिनिमम टाइम्स, एटम्स ऑफ एलिमेंट विच प्रेजेंट मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे कम बार जो आएगा पहले उसको बैलेंस करेंगे, और ज़्यादा जिसमें प्रेजेंट है एटम्स उसको मतलब बड़े वाले को कंसिडर करके छोटे वाले को करना है बैलेंस। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। कोई भी केमिकल इक्वेशन आपके पास है उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाओगे। हालांकि केमिकल इक्वेशन हम लोगों को मैक्सिमम बहुत सारे मतलब सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, फिर भी और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव किसी भी केमिकल इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएं, तो कुछ बातें हैं इसमें देख लीजिए। सबसे पहला है बाय राइटिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब जो रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट है उस केमिकल इक्वेशन में या उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व, उसका हम लोग स्टेट लिख सकते हैं। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, एक्वस होता है। ठीक है, ठीक है, वहाँ स्टेट्स में देखिए सबसे पहला है सॉलिड, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं S से। नेक्स्ट है लिक्विड स्मॉल l, याद रखा यहाँ पे स्मॉल s स्मॉल l स्मॉल में यूज होते हैं सारे के सारे, कैपिटल में मत लिख देना। गैसेस के लिए भी जाएंगे तो गैस होगा। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड तो समझ रही होगी। अब यहाँ पे आता है व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट एंड व्हाट इज़ एक्वस। तो यहाँ पे एक्वस आया, आपको वर्ड एक्वा से। एक्वा का मतलब होता है वाटर, ये देखिए पहले एक्वा का मतलब क्या होता है वाटर, तो वहीं से मिला इक्वेशन। मतलब एक्वस का मतलब होता है इन वाटर सॉल्यूशन। और अब ये जो एक्वस है, एक्वस का मतलब हुआ वाटर में वो मिला हुआ वो सॉल्यूशन होगा, तो एक्वा का मीनिंग क्या होता है वाटर, तो वहीं से वर्ड आया। नेक्स्ट है आपका प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इट मीन्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इसको हम लोग जनरली एरो से डिनोट करते हैं। एरो डाउन का मतलब इट सेटल ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। डाउन एरो मतलब प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होगा तो जाहिर सी बात है नीचे आ जाएगा बॉटम पे। गैस के लिए दो सिंबल्स होती है, एक होता है अपर एयर एरो या फिर सिंपली गैस लिखोगे। अपर एरो का मतलब ये इवॉल्व होके चला गया, गैस होगा तो ही होगा। ठीक है, ये समझ गए। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्रेसिपिटेट, उसके बाद और क्या था नेक्स्ट आपका एक्वस। क्लियर यहाँ तक। अब एग्जांपल देखिए एक, हाँ जी, तो ये रहा, ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि है सॉलिड के फॉर्म में। इट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, नेम लिखते जाइएगा।
एंड इट इज़ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसको पहले बता था, या फिर इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। एंड इट इज़ व्हाट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ये हो गया आपका वाटर एंड इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टेट स्पेसिफाइड है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड के फॉर्म में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है तो एक्वस, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्वस ऑल्सो, एंड H2O लिक्विड वाटर किसके फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका है बाय राइटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कंसंट्रेशन का मतलब होता है आइदर दैट इज डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट हम कंसंट्रेशन स्पेसिफाई करते हैं किसी रिएक्शन में। तो जैसे मान लीजिए रिएक्शन है, इट इज़ यहाँ पे जिंक का रिएक्शन हमने करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे जिंक इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड भी लिख सकते हो। तो फॉर्म क्या हुआ, जिंक क्लोराइड, और बना क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। तो आफ्टर जिंक इट फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक, नेक्स्ट इट इज बाय राइटिंग द रिएक्शन कंडीशंस। मतलब जो भी रिएक्शन हुआ उसमें कंडीशन कैसा था, व्हाट वाज द टेम्परेचर, व्हाट वाज द कंडीशन, वह सब लिखते हैं, या फिर कोई प्रेशर कितना था। जैसे इसमें देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये आपका क्या है हाइड्रोजन 340 ATM प्रेशर पर रिएक्शन करता है, फॉर्म क्या करता है CH3Cl। ठीक है, CH3 सर मिथानॉल फॉर्म करता है, इट इज़ मिथानॉल। ठीक है, इट इज फॉर्म्स मिथानॉल। अब नेक्स्ट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखिए, सॉरी ये रिएक्शन देखिए नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन रिएक्ट करता है। अच्छा, यहाँ कार्बन है एक्वस का फॉर्म मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर के साथ प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिक्विड में, किसके प्रेजेंस में, द सनलाइट और क्लोरोफिल। तो बनता है C6H12O6 और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई क्या किया है, यहाँ पे था 340 ATM कंडीशन, मतलब रिएक्शन का कंडीशन क्या होगा, हेयर इट वाज कंडीशन था क्या, सनलाइट के प्रेजेंट में और क्लोरोफिल चाहिए था। क्लियर, तो ये थी 3 बातें। बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन द केमिकल इक्वेशन, बाय राइटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन लिखोगे, उसका स्टेट्स लिखोगे, किस स्टेट में अवेलेबल है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर एक्वस है, या फिर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। उसके बाद बाय राइटिंग रिएक्शन कंडीशन, वो रिएक्शन हुआ किस कंडीशन में हुआ, कौन सा कैटालिस्ट था, क्या टेम्परेचर था, या फिर क्या प्रेशर था, उसके फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, यहाँ पे 2 वर्ड आता है, एक है आपका एक्सो, एक है वन इज एक्सो, अदर इज एंडो। इसका मतलब आउट, यहाँ का मतलब होता है इन। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट आपका रिलीज होगा, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट आपको देना है। मीन्स इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड, एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज गिवन। हम डेफिनेशन देखिए एक बार। एक्सोथर्मिक में क्या होगा आपका, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें आपको हीट मिलता हो, हीट और कैन से दैट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक। सिमिलरली अगर जाओगे एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। अगर यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट
अगर हीट इवॉल्व हो रहा, यहाँ पर रिलीज भी कर सकते हो, दोनों चलेगा, आइदर इवॉल्व और रिलीज तो एक्सोथर्मिक, और अगर एब्जॉर्ब हो रहा है हीट तो इन दिस केस इट विल बी एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ क्या मिला, ये रहा आपका कार्बन, ये रहा आपका ऑक्सीजन, तो बना क्या भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हीट के जगह हम लोग ट्रायंगल का सिंबल भी कभी कभी ले लेते हैं, या फिर इसके जगह पे एनर्जी भी लिख देते हैं, तो वो अपना तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट एंडोथर्मिक का रिएक्शन देखिए एग्जाम, रेस्पिरेशन भी आपका एक्सोथर्मिक है, हम लोग एनर्जी रिलीज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस जानते ही हो, हम लोग सनलाइट देते हैं तो एनर्जी दिए, दैट मीन्स इन ले रहा एनर्जी। रेस्पिरेशन में क्या होता है, आउट, एक्सहेल करते हैं, यहाँ पे एनर्जी मिलता है, इसलिए क्या हो गया एक्सोथर्मिक। अब रिएक्शन देखिए, कैल्शियम इस, हाँ ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड के फॉर्म में, तो इट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे, हीट करने के बाद ये बन जाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि आपका सॉलिड के फॉर्म में होता है, एंड देन बनता है क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में बनता है, मीन्स इट इज द फॉर्म ऑफ गैस। इसमें देखिए क्या हुआ अब तक, केमिकल इक्वेशन को कैसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाओगे, फिजिकल स्टेट्स लिख दीजिए, कंसंट्रेशन लिख दीजिए, या फिर कंडीशन क्या था, और भी होता है वहाँ पे, तभी आपको यहीं तक पढ़नी है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक समझ गए, एक्सो मतलब हीट रिलीज होगा, इंडो मतलब हीट आपको देना है गिवन, इफ हीट इज रिलीज देन इट इज एक्सोथर्मिक, इफ हीट इज गिवन देन इट इज एंडोथर्मिक। उसका एग्जाम्पल, ठीक है, ये रहा कार्बन ऑक्सीजन के साथ CO2 बनता है, यहाँ पर हीट रिलीज हुआ, रेस्पिरेशन है, और भी है। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और फोटोसिंथेसिस भी क्या है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन आपके पास है जिसका सिग्निफिकेंस क्या है, मीन्स व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस एंड व्हाट आर द लिमिटेशन, क्या क्या इसकी मतलब खासियत है और क्या क्या इसकी खामियाँ हैं किसी केमिकल इक्वेशन का, ठीक है। सबसे पहला देखो सिग्निफिकेंस में, अ केमिकल इक्वेशन टेल्स अबाउट द नेम्स ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल के साथ पॉइंट अगर समझे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए आपका ये हाइड्रोजन है, गैस प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो बना क्या, वाटर, ठीक है। सबसे पहले ये बताता क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का नाम, तो यहाँ इसका नाम क्या बताएगा आपका, इट इज़ हाइड्रोजन, इसका बताएगा भाई ये ऑक्सीजन है, एंड इट इज़ वाटर। सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बनाएगा क्या आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या देगा, ये मैग्नीशियम है, और ये क्या है आपका ऑक्सीजन है, ये आपका बनता क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन ये बताता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मीन्स व्हाट आर द नेम्स ऑफ वेरियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट, जो भी रिएक्शन हुआ उसमें रिएक्टेंट कौन कौन थे और प्रोडक्ट क्या क्या था, उनके नेम्स के बारे में पता चलता है। क्लियर। सेकंड है, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग, इन बातों के बारे में भी बताता है। तो पहला क्या है देखिए, इट इज़ ए में द रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आइटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। मान लो ये रिएक्शन है, इसमें बताता है किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड का कितना मॉलिक्यूल या फिर कितने आइटम्स उसमें इन्वॉल्व है,
फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स, 2 एटम्स दिख रहे हैं आपको, एंड हेयर ऑक्सीजन के कितने, इन्वॉल्व कितना है, बैलेंसिंग की बात नहीं कर, यहाँ हाइड्रोजन, तो रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, इसके बारे में बताता है कि कोई एलिमेंट या कंपाउंड उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स या कितने कंपाउंड्स इसमें इन्वॉल्व है किसी केमिकल इक्वेशन में। क्लियर। नेक्स्ट है आपका द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मोल्स के बारे में आपने 9th में पढ़ा भी होगा। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर है, अगर उसको हम बैलेंस कर दें, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट होता है, दैट इज, जैसे मान लीजिए रिएक्शन था आपका वाटर वाला, H2 + O2 H2O बनता है आपका। तो यहाँ जो हाफ लगाते हो और यहाँ हिडन क्या है आपका, कुछ नहीं है, मतलब 1 आपका यहाँ पे हिडन होता है। तो ये जो बैलेंस हो गया, तो इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन द कोफिशिएंट प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड गिव्स द नंबर ऑफ मोल्स। ये याद रखना। तो यहाँ पे है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में आपका क्या है, देखिए मोल्स के बारे में कैसे पता चलेगा। तो हाइड्रोजन का कितना, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं यहाँ पे, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ व्हाट, वाटर। मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट किया हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो ये 1 मोल ऑफ वाटर देगा। क्लियर। तो यही मीनिंग हुआ इसका। ये पॉइंट समझ गए। कोई भी केमिकल इक्वेशन है किसके बारे में बताता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या क्या नेम्स है उसके रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का। देन सेकेंड इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। जो भी रिएक्शन इन्वॉल्व है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कितने एटम्स है। मॉलिक्यूल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, और एटम अगर सिंगल एटम हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सिंगल एटम है मैग्नीशियम का। ऑक्सीजन क्या है, ये आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूल। मैग्नीशियम क्या हो गया आपका, एटम सिंगल। क्लियर। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी यहाँ पे क्या है आपका, इट इज़ मॉलिक्यूल। वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इट इज़ ऑल्सो मॉलिक्यूल्स। समझ के बाद नेक्स्ट देखिए आपका बी क्लियर ही हो गया। द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स का मोल्स कितने होंगे, सिंपल से एग्जांपल से समझ गए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन और वाटर का रिएक्शन सिंपल सा था। अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन देते हो तो ऑक्सीजन मिलेगा हाफ मोल। अगर हम मिलाते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिजल्टेंट में क्या मिलता है, 1 मोल ऑफ वाटर। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा, 3 से करोगे, जितने मोल्स आपको चाहिए उतने मोल्स आप कंडीशन के रिएक्ट करवा के ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका द रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे अमाउंट के बारे में बताता है, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स और नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब इसके बारे में समझो। हम जो रिएक्शन करवाते हैं लैब में, तो उस केमिकल रिएक्शन में कितना उसका आप अमाउंट लेते हो वो पता चल जाता है, हम मेज़र करके देते हैं। सो इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितना अमाउंट लिए हो, अब प्रोडक्ट में कितना मिला वो तो हम मेज़र कर लेते हैं, तो उसके बारे में बताता है। सो इट वॉज अबाउट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। क्लियर है वाला बात। कोई भी रिएक्शन लेवल उसमें होगा ही। नेक्स्ट है आपका द रिलेटिव वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब कोई भी रिएक्शन है उसमें गैसेस का जो रिलेटिव वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हाइड्रोजन इज़ अ गैस, ऑक्सीजन इज़ अ गैस, तो इसका रिएक्टेंट में कितना रिलेटिव वॉल्यूम था, वॉल्यूम भी पता चल जाता है। देन आफ्टर इट इज़ H2O, इट इज़ अ वाटर, तो इसका भी वॉल्यूम आप मेज़र कर सकते हो। गैस का तो कर ही सकते हो। तो द रिलेटिव वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस ऑन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट साइड में या फिर रिएक्टेंट साइड में जो गैसेस है अवेलेबल उसके बारे में भी पता चलता है। ओके,
तो ये थे आपके सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, मीन्स these are the significance of chemical equation। ओके, अब आइए लिमिटेशन पे, मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन है उससे क्या क्या खामियां हैं, क्या उससे हमको नहीं पता चलता है। नाउ कम टू द लिमिटेशन। हाँ, तो लिमिटेशन में देखो क्या है, केमिकल इक्वेशन फेल्स टू गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या नहीं पता चलता है। सबसे फर्स्ट, एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकन एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन है, उस केमिकल इक्वेशन में हमें क्या नहीं पता चलता है, उसका एक्चुअल कंसंट्रेशन क्या था, मीन्स व्हाट वाज द एक्चुअल कंसंट्रेशन, किसका, तो जो हम रिएक्टेंट लिए उसका, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसका। कोई भी केमिकल रिएक्शन मीन्स इन एनी केमिकल रिएक्शन व्हाट वाज द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन। रिएक्टेंट हम क्या लिए, उसका कंसंट्रेशन एक्चुअल क्या था, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसका एक्चुअल कंसंट्रेशन क्या है, इसके बारे में पता नहीं चलता है। दिस इज़ द फर्स्ट लिमिटेशन। ठीक है, पहली खामियां इसकी ये है। नेक्स्ट इज टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल चेंज। कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उससे केमिकल इक्वेशन से हमें टाइम टेकन, टाइम के बारे में नहीं पता चलता है कि मीन्स इस रिएक्शन होने में कितना टाइम लगा। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन की मैं बात करूं, वाटर का रिएक्शन है आपका ऑक्सीजन के साथ, इसमें जो टाइम लगा, व्हाट वाज द टाइम फॉर द रिएक्शन, ये पता नहीं चलता है। इक्वेशन देख के आप ये नहीं बता सकते, यू कैन नॉट से अबाउट द टाइम बाय सीइंग द इक्वेशन। इक्वेशन आप देख के ये नहीं कह सकते दैट आइदर इट हैज़ टेकन हाउ मच टाइम टू कंप्लीट दिस केमिकल रिएक्शन। जैसे ये भी है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। केमिकल इक्वेशन देख के आप नहीं बता सकते हो कि व्हाट वाज द टाइम टेकन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, टाइम टेकन के बारे में नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट लास्ट वन, इट इज़ वेदर द रिएक्शन इज़ फिजिबल और नॉट। कोई आप रिएक्शन लिख रहे हो इक्वेशन, वो फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल मीन्स टू से आइदर दैट केमिकल रिएक्शन विल अकर, या फिर वो रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा, उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो देखिए क्या मतलब हुआ इसका। जैसे मान लीजिए रिएक्शन लिखा हुआ है, कॉपर है सॉलिड के फॉर्म में, रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस, फॉर्म करेगा CuSO4 एक्वस H2, हाइड्रोजन गैस, बनता है कॉपर सल्फेट। इसका नेम लिख लो, ये है आपका कॉपर, ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये है आपका कॉपर सल्फेट, एंड इट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये रिएक्शन देखने से लग रहा है कि ये रिएक्शन बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, हाँ तो ये रिएक्शन सही है, रिएक्शन होगा, बट एक्चुअली दिस रिएक्शन डज नॉट अकर। एक्चुअल में रिएक्शन होता ही नहीं है। तो आप केमिकल रिएक्शन, आप जो बुक में लिखा हुआ दिख रहा है, हाँ भाई सही है, चलो मतलब सही है, इक्वेशन लिखा हुआ तो रिएक्शन होगा, दिस विल अकर, बट ज़रूरी नहीं है हमेशा आपका रिएक्शन कुछ भी इंटरचेंज कर लोगे। और भी बहुत सारी बातें होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होता है, कोई भी रिएक्शन कब करेगा या नहीं करेगा उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका नहीं होता है, लगता है दिखता है वह होगा लेकिन नहीं होगा। आगे पढ़ोगे, आपको आगे पढ़ाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे रिएक्टिविटी की बात आती है, कब रिएक्शन होता है या फिर नहीं होता। ठीक है, सो द अबव रिएक्शन सीम्स टू टेक प्लेस बट एक्चुअली इट डज नॉट अकर। लग रहा है ये हाँ दिखने में बहुत अच्छा सा कॉपर है, रिएक्शन हुआ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉपर सल्फेट बनेगा और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस, बट एक्चुअल में ये होता ही नहीं है रिएक्शन। ठीक है, होने का एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहीं पर रिएक्शन अगर हम जिंक सॉलिड के साथ करें और यहाँ पे आप लगा दोगे कॉपर सल्फेट एक्वस, ये बन गया आपका जिंक सल्फेट एक्वस। ठीक है, तो ये बनता है आपका कॉपर सॉलिड। अब देखिए यहाँ पे ये कौन है आपका जिंक,
रिएक्शन किसके साथ किया, कॉपर सल्फेट के साथ। क्लियर। तो बना क्या आपका जिंक सल्फेट, और बन गया आपका क्या साथ में कॉपर। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है आपका रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉपर सल्फेट, देन इट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये रिएक्शन आपका होगा। तो ये बात याद रखना, समझ गए यहाँ तक। इसकी जो खासियत थी, खामियाँ क्या क्या था, कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है हमारे नेम के बारे में बताता है, कौन सा रिएक्टेंट रिएक्शन हुआ और क्या प्रोडक्ट मिला, उसका नेम के बारे में पता चलता है। देन आफ्टर पता चलता है अपने को जो रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, मतलब कोई भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किया, कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए, उसके बारे में, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल के बारे में ये रहा। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एटम कितना रिएक्ट किया उसके बारे में। फिर इसके बारे में बताता है ये टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कितना अमाउंट लिए, और बताता है टेल्स अबाउट द रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसेस, और कौन कितना मोल हुआ वो भी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चल जाता है, समझ गए। रिलेटिव नंबर वॉल्यूम हो गया, रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का एग्जांपल क्लियर, इसको लिख लीजिएगा बॉक्स में ये, और ये आपको इम्पॉर्टेंट है, काम आएगा। ओके, दिस वाज। और फिर आपका जो लिमिटेशन था, खामियां था इसका, दैट वाज व्हाट, एक्चुअल कंसंट्रेशन क्या लिए और क्या मिला वो पता नहीं चलता, कितना टाइम लगा केमिकल इक्वेशन होने में वो पता नहीं चलता, फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं, अपने मन से कोई भी रिएक्शन लिख दिए, ठीक है, विदाउट नोइंग द बेसिक नॉलेज, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन होगा नहीं है, सिंपल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो उस केस में केमिकल रिएक्शन पता नहीं चलता है कि ये केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे ये देखो, बता रखा कॉपर का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन बनता है कॉपर सल्फेट, लेकिन ये रिएक्शन होता नहीं है, लग रहा दिखने में होगा, होने के लिए अगर बता दिया एक होगा, करेक्ट वाले बता दिया हाँ ये रिएक्शन होता है। क्लियर, इसको ज़रा नोट करिए, अभी रेज कर रहा हूँ, नोट किया, चलो। ठीक है, तो ये था पूरा कहानी इसके बारे में। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग देखिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। इनका अपकमिंग लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ केमिकल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल क्या होता है बस इन शॉर्ट देख लीजिए। फर्स्ट होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, थर्ड होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, एंड फिफ्थ वन इट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये बेसिकली 5 आपको पढ़ने हैं, 5 रिएक्शन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।